दोस्तों, मैं रंजीत पवार, टेल टेल पॉडकास्ट की मेज़बान आज आपके लिए लेकर आई हूँ मशहूर लिखारी विष्णु प्रभाकर की एक कहानी। विष्णु प्रभाकर के बारे में आपको कुछ बता दूँ। ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से थे और आवारा मसीहा कहानी के लिए इन्हें बहुत मशहूरी मिली। ये गांधीवादी मूल्यों से प्रभावित थे और साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित थे। तो आज मैं जो आपको कहानी इनकी सुना रही हूँ उसका नाम है रहमान का बेटा। तो लीजिए सुनिए विष्णु प्रभाकर की कहानी रहमान का बेटा। क्रोध और वेदना के कारण उसकी वाणी में गहरी तलखी आ गई थी और वह बात बात में चिनचिना उठता था। यदि उस समय गोपी न आ जाता तो संभव था कि वह किसी बच्चे को पीट कर अपने दिल का गुबार निकालता। गोपी ने आकर दूर से ही पुकारा, साहब सलाम भाई रहमान, कहो क्या बना रहे हो। रहमान के मस्तिष्क का पारा सहसा कई डिग्री नीचे आ गया। यद्यपि क्रोध की मात्रा अभी भी काफ़ी थी। बोला, आओ गोपी काका, साहब सलाम। बड़े तेज़ हो, क्या बात है। गोपी बैठ गया। रहमान ने उसके सामने बीड़ी निकाल कर रखी और फिर सुलगा कर बोला, क्या बात होगी काका, आजकल के छोकरों का दिमाग बिगड़ गया है। जाने कैसी हवा चल पड़ी है, माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं। गोपी ने बीड़ी का लंबा कश खींचा और मुस्कुराकर कहा, रहमान, बात सदा ही ऐसी रही है। मुझे तो अपनी याद है, बाबा सिर पटक कर रह गए मगर मैंने चटशाला में जाकर हाजिरी ही नहीं दी। आज बुढ़ापे में वे दिन याद आते हैं। सोचता हूँ 2 अक्षर पेट में पड़ जाते तो। बीच में बात काटकर रहमान ने तेज़ी से कहा, तो काका नशा चढ़ जाता। अक्षरों में नाज से ज़्यादा नशा हुए है। यह 2 अक्षर का नशा ही तो है जो सलीम को उड़ाए लिए जावे है। कहवे है, इस बस्ती में मेरा जी नहीं लगे, सब गंदे रहते हैं। बात करने की तमीज़ नहीं, चोरी से नहीं चूके। गोपी चौंक कर बोला, समीर ने कहा ऐसे? जी हाँ, सलीम ने कहा ऐसे और कहा हम इंसान नहीं हैं, हैवान हैं। फिर हम जैसे नाली में कीड़े बिलबिलाए हैं ना, उसी तरह की हमारी ज़िंदगी है। कहते कहते रहमान की आंखें चढ़ गई, बदन कांपने लगा। हुक्के को जिसे उसने अभी तक छुआ नहीं था, इतने ज़ोर से पैर से सरकाया कि चिलम नीचे गिर पड़ी और आग बिखर कर चारों ओर फैल गई। तेज़ी से पुकारा, करीमन, ओ हरामज़ादी करीमन, कहाँ मर गई जाकर? ले जाए इस हुक्के को, साला आज हमें गुंडा कहवे है। गोपी ने रहमान की तेज़ी देखकर कहा, उसका बाप स्कूल में चपरासी था ना? जी हाँ, वही असर तो ख़राब करे है। पढ़ा नहीं था तो क्या, हर वक्त पढ़े लिखे के बीच रहवे था। मगर साले ने किया क्या? भरी जवानी में पैर फैलाकर मर गया। बीवी को कहीं कभी नहीं छोड़ा। न जाने किसके पड़ती, वह तो उसकी माँ ने मेरे आगे धरना दे दिया। वह दिन है और आज का दिन सिर पर रखा है। कह दे कोई, सलीम रहमान की औलाद नहीं है। पर वह बात है काका। आगे जैसे रहमान की आंख में कहीं से आकर कुणक पड़ गई, ज़ोर ज़ोर से मलने लगा। उसी क्षण शून्य में ताकते ताकते गोपी ने कहा, सलीम की माँ बड़ी नेकदिल औरत है। रहमान एकदम बोला, काका फरिश्ता है, ऐसी नेकदिल औरत कहाँ देखने को मिले है आजकल। क्या मजाल जो कभी पहले शौहर का नाम लिया हो। ऐसी जी जान से खिदमत करे है कि बस सिर ही नहीं उठता। और काका उसी का नतीजा है। तुमसे कुछ छुपा है? कभी इधर उधर देखा है मुझे? गोपी ने तत्परता से कहा, कभी नहीं रहमान, मुँह देखे कि नहीं ईमान की बात है। 5 पंचों में कहने को तैयार हूँ। और रही चोरी की बात, किसी के घर डाका मारने कौन जावे है। यूं खेत में से घास पात तुम भी लावी ही हो काका। गोपी बोला,
हाँ लाऊं हूँ, इसमें लुकाव की क्या बात है, और लावें क्यों ना, हम क्या इतने से भी गए। बाबू लोग रोज़ जेब भरकर घर लौटते हैं। सच कहूँ रहमान, तनख्वाह बांटते वक्त अंगूठा पहले लगवा लेवे हैं और पैसों के वक्त किसी गरीब को ऐसी दुत्कार देवें कि बेचारा मुंह ताकता रह जावे है। इस सत्यानाशी राज में कम अंधेर नहीं, पर बेमाता ने हमारी सरकार की किस्मत में न जाने क्या लिख दिया है। दिन रात चौगुनी तरक्की होवे है, गांधी बाबा की कुछ भी पेश नहीं आवे। रहमान ने सारी बातें बिना सुने उसी तेज़ी से कहा, बाबू क्यों, वे जो अफसर होते हैं साहब बहादुर, वे क्या कम है, किसी चीज़ पर पैसा नहीं डाले हैं। और काका, ये कल का छोकरा सलीम हमें गुंडा बतावे है। गुंडे साले तो वे हैं। सच काका, क्लब में सिवाय बदमाशी के वे करे क्या है, शराब वे पिएं, जुआ वे खेलें, और क्या। हमारे साहब के पास आए दिन क्लब का चपरासी आवे है, कभी 100 कभी 150 सदा हारे ही हैं। पर रहमान, उसकी मेम बड़ी तकदीर की सिकंदर है, जब जावे तब 100 सवा 100 खींच लावे है। मेम साहब, काका तुम क्या जानो, उसकी बात और है। जितने ये साहब बहादुर हैं, और साहब क्यों, बड़े बड़े वकील, बलिस्टर, लाला सभी आजकल क्लब जावे हैं। मुसलमान को शराब पीना हराम है, पर वहाँ बैठकर विस्की, जिन, पोर्ट, सेरी सब चढ़ा जावे हैं। औरतें ऐसी गिर गई हैं कि पराए मर्द के कमर में हाथ डाल कर लिए फिरे हैं, और वे हंस हंस कर खिलर खिलर बातें करे हैं। काका, जितनी देर वे वहाँ रहवे है, ये यही कहते रहे हैं, उसकी बीवी खूबसूरत है, इसकी ज़ोरदार है, शर्मा खुशकिस्मत है, रफ़ीक की लौंडिया उसके घर जावे, गुप्ता की बीवी उसके पास रहे है। सारा वक्त यही खुसर पुसर होती रहे, और मौका देख कोई किसी के साथ उड़ चला। उस दिन जीत की खुशी में ड्रामा हुआ था। पुलिस के कप्तान लाला जी बने थे। वे लाला जी लोगों को हंसाते रहे, और मेजर साहब उनकी बीवी को लेकर डाक बंगले की सैर करने चले गए। ये हैं बड़े लोगों की चाल चलन। ये हमारा आका, हमारे भाग की लकीर इन्हीं की कलम से खिंचे है। गोपी ने फिर जोर से बीड़ी का कश खींचा और गंभीरता से कहा, रहमान, देखने में जितना बड़ा है, असल में वह उतना छोटा और खोटा भी, और क्या। और इन्हीं के लिए सलीम हमें बदतमीज़, बदसहूर, बेअकल, न जाने क्या कहवे है। मैंने भी सोच लिया है, आज उससे फ़ैसला करके रहूँगा। मैंने हमेशा उसे अपना समझा है, नहीं तो। गोपी ने अपना डंडा उठा लिया, बोला, रहमान, कुछ भी हो, सलीम तेरा ही लड़का माना जावे है, जवान है, अबे तबे से ना बोलना, समझा। आजकल हवा ऐसी चल पड़ी है, और चली कब नहीं थी। फ़र्क इतना है, पहले मार खाकर बोलते नहीं थे, अब सीधे जवाब देवे हैं। रहमान तेज़ ही था। कहा, मैं उसके जवाबों की क्या परवाह करूं काका, जावे जहन्नुम में, मेरा लगे क्या है। और काका, मैं उसे मारूंगा क्यों, मेरे क्या हाथ खुले हैं। मैं तो उससे 2 बात पूछूंगा, रास्ता इधर या उधर। और काका, मुझे उस साले की ज़रा भी फ़िक्र नहीं, फ़िक्र उसकी माँ की है। यूं तो औलाद और क्या कम है, पर ज़रा यही कुछ सहूरदार था। काका, सोचता था पढ़ लिख कर कहीं मुंशी बनेगा, ज़ात बिरादरी में नाम होगा, लेकिन लिखा क्या किसी से मिटा है। गोपी बोला, हाँ रहमान, लिखा किसी से नहीं मिटा, अब चाहे तो मालिक भी नहीं मिट सकता। ऐसी गहरी लकीर बेमाता ने खींची है। सो भैया, अपनी इज्जत अपने हाथ है, ज़्यादा कुछ मत कहना। पढ़ों लिखों को गैरत जल्दी आ जावे है, समझा। समझा काका। और फिर गोपी डंडा उठा, घास की गठरी कंधे पर डाल साहब सलाम करके चला गया। रहमान कुछ देर वहीं शून्य में बैठे धुंधले होते वातावरण को देखता रहा। मन में उमड़ घुमड़ कर विचार आते
और आपस में टकराकर शीघ्रता से निकल जाते। वे झील के गिरते पानी के समान थे, गहरे और तेज, इतने तेज कि उफन कर रह जाते। उनका मूल्य कुछ भी नहीं था, इसीलिए उससे मन की झुंझलाहट और गहरी होती गई। करुणा और विषाद कोई उसे कम नहीं कर सका। आखिर वह उठा और अंदर चला गया। घर में सन्नाटा था। बच्चे अभी तक खेल कर नहीं लौटे थे। उसकी बीवी रोटियां सेंक रही थी। सालन की खुशबू उसकी नाक में भर उठी। उसने एक नज़र उठाकर अपनी बीवी को देखा। शांत चित्त वह काम में लगी है। उसके कानों में लंबे बाले रोटी बढ़ाते समय वेग से हिलते हैं। उसके सिर का गंदा कपड़ा खिसक कर कंधे पर आ पड़ा है। यद्यपि जवानी बीत गई है तो भी चेहरे का भराव अभी हल्का नहीं पड़ा है। गोरी ना होकर भी वह काली नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब नशा है। वही नशा उसे बरबस खूबसूरत बना देता है। जिसकी ओर वह देख लेती है एक बार तो वह ठिठक जाता है। रहमान सहसा ठिठका। उन दिनों इन्हीं आंखों ने मुझे बेबस बना दिया था, नहीं तो। सहसा उसे देखकर उसकी बीवी बोल उठी, इतने तेज क्यों हो रहे थे? गैरों के आगे क्या इस तरह घर की बात कहते हैं? रहमान कुछ तल्खी से बोला, गैरों के आगे क्या, पानी अब सर से उतर गया है। कल को जब घर से निकल जावेगा तब क्या दुनिया कानों में रुई ठूंस लेगी या आंखें फोड़ लेगी? बीवी को दुख पहुंचा। बोली, बाप बेटे में क्या दुनिया में कभी अलग नहीं होते? कौन कहे कि वह मेरा बेटा है? और किसका है? मैं क्या जानूं? ज़रा देखना मेरी तरफ, मैं भी तो सुनूं। तिनक कर उसने कहा, क्या सुनोगी? मेरा होता तो क्या इस तरह कहता? ज़बान खींच लेता साले की। देखूंगी किस किस की ज़बान खींचोगे। अभी तक तो एक भी बात नहीं सराहता। बच्चे और जवान बराबर होते हैं। नहीं हूँ मैं, पर पूत के पाँव पालने में नज़र आ जावे हैं। और फिर वही कौन सा जवान है? अल्हड़ उम्र है। एक बात मुंह से निकल गई तो सिर पर उठा लिया। तुम्हारा नहीं भी तो। अपना होता तो क्या इस तरह ढोल पीटते? अपनों के 1000 ऐब नज़र नहीं आवे हैं, दूसरों का एक जरी सा पहाड़ बन जावे है। रहमान कुछ भी हो इतना मूर्ख नहीं था। उसने समझ लिया उसने बीवी के दिल को दुखाया है, पर वह क्या करे? सलीम से उसे क्या कम मोहब्बत है? पेट काटकर उसे रहमान ने ही तो स्कूल भेजा है। उसके लिए अब भी कभी बड़े बाबू, कभी डिप्टी, कभी बड़े साहब के आगे गिड़गिड़ाता रहता है। इतनी गहरी मोहब्बत है, तभी तो इतना दुख है। कोई गैर होता तो। तभी उसके चारों बच्चे बाहर से शोर मचाते हुए आ पहुँचे। वे धूल मिट्टी से लिथड़े पड़े थे, परंतु गंदे और आधे नंगे होने पर भी प्रसन्न थे। सबसे बड़ी लड़की लगभग 12 वर्ष की थी। आते ही खुशी खुशी बोली, अम्मी, आज हम भैया की जगह गए थे। रहमान को कुछ अचरज हुआ, पर वह झला मुना बैठा था। कड़क कर बोला, कहाँ गई थी चुड़ैल? लड़की सहम गई, घबरा कर बोली, भैया की जगह। कौन सी जगह? जहाँ भैया जाते हैं, दूर। छोटा लड़का जो 10 बरस का था अब एकदम बोला, अब्बा, वहाँ बहुत सारे आदमी थे। तीसरा भी 8 वर्ष का लड़का आगे बढ़ाया, कहा, वहाँ लेक्चर हुए थे। रहमान अचकचाया। लेक्चर? लड़की ने कहा, हाँ अब्बा, लेक्चर हुए थे। भैया भी बोले थे। लोगों ने बड़ी तालियां पीटी। अम्मा का मुख सहसा खिल उठा। गर्व से एक बार उसने रहमान को देखा, फिर बोली, क्या कहा उसने? लड़की जो मुरझा चली थी अब दुगने उत्साह से कहने लगी, अम्मी, भैया ने बहुत सी बातें कही थी। हम गंदे रहते हैं, हम अनपढ़ हैं, हम चोरी करते हैं, हमें बोलना नहीं आता, हमें खाने को नहीं मिलता। रहमान चिहुक कर बोला, देखा तुमने? बीबी ने तिनक कर कहा, सुनो तो। हाँ, और क्या लाली? लड़का बोला, मैं बताऊं अम्मी, भैया ने कहा था इसमें हमारा ही कसूर है।
हाँ, लड़की बोली, उन्होंने कहा था बड़े लोग हमें जानबूझकर नीचे गिराते जावे हैं और हम बोले ही नहीं। और फिर अब्बा की तरफ मुड़कर बोली, क्यों अब्बा, वे लोग कौन हैं? अब्बा तो बुत बने बैठे थे, क्या कहते? लड़का कहने लगा, अब्बा और जो उनमें बड़े आदमी थे सबने यही कहा, हम भी आदमी हैं, हम भी जिएंगे, हम सब जाग गए हैं। अम्मी ने एक लंबी सांस खींची, चेहरा प्रकाश से भर उठा। सुनते हो सलीम की बातें? रहमान अब भी नहीं बोला। लड़की बोली, और अम्मी, भैया ने मुझसे कहा था कि मैं अब घर नहीं आऊँगा। नहीं आएगा? हाँ अम्मी। रहमान की निद्रा टूटी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम गंदे? नहीं अब्बा। लड़की आप ही आप कुछ गंभीरता से बोली, भैया ने मुझसे कहा था कि अब इस घर में नहीं रहूँगा, नया घर लूँगा, बहुत साफ। अब्बा से कह दीजिए कि वहाँ रहने से गड़बड़ हो सकती है, हम लोगों के पीछे पुलिस लगी रहती है, वहाँ आएगी तो शायद अब्बा की नौकरी छूट जाएगी। लेकिन अब्बा हो तो बोलें, उनके तो सिर में भूचाल आ गया है, वह घूम रहा है, रुकता नहीं।